हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, जो कि SA2 के सिलेबस से रिलेट करता है हमारा चैप्टर। इसकी 3 पार्ट्स क्या हैं इस चैप्टर के पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो सारे पार्ट्स देखिए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सके। आज के हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ कैटेगरीज में, दैट मीन्स उनको क्या किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हम बात करने वाले हैं आज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज उनको डिवाइड किया है। तो उसमें मैंने बताया था उसको सब डिवाइडेड 2 कैटेगरीज में किया गया, रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये वो इंडस्ट्रीज है जिनका डायरेक्ट लिंक, ये कह सकते हो काफी हद तक एग्रीकल्चर से होता है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, उनको रॉ मटेरियल मिलता है। लाइक जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसके एग्जाम्पल हैं, कॉटन इंडस्ट्री है, जूट है, सिल्क है, वुलन है, शुगर है, एडिबल ऑयल्स है, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनका ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल के बारे में। दैट मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे कि जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है कॉटन इंडस्ट्री, नेक्स्ट है आपका जूट इंडस्ट्री। हम इन 2 के बारे में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे इससे पहले हम देख लेते हैं टेक्सटाइल की। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल जिसने क्या किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत यूनिक पोजीशन इसने ऑक्यूपाई की हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे क्या है, काफ़ी सारे लोगों को अपना काम मिलता है, रोजगार मिलता है, और भी कई सारी चीज़ों में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उनको हेल्प किसी भी कंट्री को करती है। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो 14% जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है 14%, तो दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा है। तो ये जो है आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसमें अराउंड कहते हैं कि 350 लाख जो लोग हैं, 350 लाख लोगों को जो रोजगार है वो नौकरियां क्या है मिली हुई है। ये तो मिनिमम एक बता रही हूँ मैं आपको, इससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो कि किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्जित कर सके, इकट्ठा कर सके, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अराउंड 22.6% क्या है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है ना, हमारी कंट्री अर्न करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, दैट मीन्स ये अपने आप में ही पूरी है। इसको ये कह सकते हो कि किसी और इंडस्ट्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसकी इतनी लंबी एक चेन चलती है जो कि क्या करती है, ये अपने आप को ही कंप्लीट करती है, अपने आप को फुलफिल करके चलती है। ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तक क्या है, ये जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में बनाती है। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसमें जो लोग हैं इंगेज वो क्या है, एक तरीके से ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली हमें कह सकते हैं वो सेल्फ रिलायंट है। दैट मीन्स कि ये और बहुत सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट की तरह काम करती है, या फिर कह सकते हो उनसे, इसी इंडस्ट्री से वो सब भी निकले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर हम पुराने समय से ही देखें ना तो इंडियन कॉटन की डिमांड वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम पीरियड पे भी क्या है, एक तरीके से इंडिया से ही क्या है जो रेडीमेड क्लॉथ जिसको हम कहें ना, हाथ से बने हुए कपड़े विदेशों में जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखा कि वर्ल्ड मार्केट में इंडिया तो छा जाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप हमें सिर्फ रॉ मटेरियल दीजिए, दैट मीन्स कॉटन दीजिए, कपड़े हम खुद बनाएंगे, है ना। अपने यहाँ पे उन्होंने खुद के जो पावर लूम्स वगैरह थे उन पे क्या है एक तरीके से मशीनों से कपड़े बनाते थे और इंडिया में लाकर सेल करते थे, जिससे क्या है इंडियन व्यूवर्स को, जो हैंडलूम्स वाले थे ना, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि इंडिया में जो क्लॉथ बनते थे वो हाथों से बनते थे, खादी के होते थे अधिकतर। ठीक है, तो उनमें मेहनत लगती थी, तो पैसे भी ज्यादा थे, लेकिन जो मशीनों से कपड़े बन रहे थे उनकी कॉस्ट कम होती थी। तो दैट्स वाई क्या इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम कॉटन इंडस्ट्री
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या है, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें वीविंग होती है, निटिंग होती है, हैंडलूम वगैरह है, इन सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले हाथों से की जाती थी, लेकिन 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए तो फिर उनका यूज़ कर कर ये सारे जो टेक्निक्स है वो सारे काम किए जाने लगे थे, ठीक है। लेकिन जो पावर लूम्स आने के बाद भी क्या है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी थी। मैंने बताया ना आपको कि इंग्लैंड से क्या है, मिल मेड क्लॉथ आते थे और वो क्या करते थे, इंडियन मार्केट को कम्पीट करते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली जो मिल है ना, टेक्सटाइल मिल, वो कब 1854 मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी। पहली टेक्सटाइल मिल कह रही हूं मैं, कॉटन मिल नहीं कह रही हूं, टेक्सटाइल मिल, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसी टाइम पीरियड पे एक बहुत बड़ा हमें चेंज देखने को मिलता है कि यूरोपियन कंट्रीज में ना उस टाइम पे वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो जिसकी वजह से क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या है, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको मौका मिला और उनको आगे बढ़ने का एक चांस मिल गया, जिसकी वजह से क्या है, यूके में बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ के टेक्सटाइल की और वहाँ पर सप्लाई किया जाता था। उसी टाइम पीरियड पे क्या है, इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा बूस्टअप कर गई थी, ठीक है ना, उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका कह सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। अगर हम इंडिया में कहें कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं वो अधिकतर कहाँ पर है, वो उन एरियाज पे है, उन बेल्ट पे है जहाँ पर क्या किया जाता है, बेसिकली कॉटन उगाई जाती है। अगर हम कॉटन उगाने की बात करें तो हम अपने पहले जो चैप्टर डिस्कस किया उसमें बता चुके हैं कि जो तो कॉटन जो है, अधिकतर जो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह है वो कहाँ पर है आपकी, जहाँ पर क्या एक तरीके से कॉटन ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। अधिकतर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वगैरह है आपकी, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि जो कॉटन है वो अधिकतर ब्लैक सोइल में उगाई जाती है और ब्लैक सोइल आपकी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पर पाई जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉटन मिल्स वगैरह है वो एस्टैब्लिश की गई थी। क्या कारण थे, कुछ और भी बता देती हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, बताया जी, यहाँ पे भाई रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वहीं पर होंगी। दूसरा, मार्केट एरिया बहुत ज्यादा फेमस है, महाराष्ट्र आपको पता है, मुंबई है, गुजरात में आपका सूरत है, ये सारी जगह फेमस है मार्केट इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाता था क्योंकि पोर्ट्स वगैरह भी नियर बाय थे, सारी चीजें थी। इसके अलावा एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, मैंने बताया ना, पोर्ट फैसिलिटी है ही वहां पे, मुंबई है, गुजरात में भी नियर बाय इतने सारे पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से अधिकतर जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो कहां पर थी, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के नियर बाय थी, दैट मींस महाराष्ट्र एंड गुजरात में थी। इसके अलावा जो है ना, मैंने बताया कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह है वो सिर्फ अकेले अपने आप के लिए नहीं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम देखें, जो ये क्या है, एक तरीके से एग्रीकल्चर के काफी नियर बाय है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है। जैसे फार्मर्स को पहले कॉटन उगाएंगे, काम मिल गया। इसके अलावा कॉटन उगने के बाद कॉटन बॉल प्लकर्स को, जो कॉटन की जो बॉल्स बन जाते हैं उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उससे कॉटन को सेपरेट किया जाता है, उनको जो नौकरी मिल गई। इसके अलावा वर्कर्स को मिलती है, जैसे वर्कर्स में कैसे, गिनिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, डाइंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, टेलरिंग के लिए और स्विमिंग के लिए, स्विंग के लिए, है ना, सिलाई के लिए, ठीक है। अब देख रहे हो, एक सिर्फ कॉटन ने ही कितने सारे लोगों को रोजगार दे दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों का जीवन इसी से, कह सकते हो, रोजगार इसी से उनको मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, और भी कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको सपोर्ट करने का, या फिर कह सकते हो उनकी डिमांड इसने बढ़ाई है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज एंड डाइज एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। क्योंकि केमिकल्स की जरूरत होती है, हमें डाई करना होता है कपड़ों को अलग अलग कलर में, फिर पैकेजिंग करनी होती है उनकी, तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे सपोर्ट मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो स्पिनिंग है ना, जो की जाती है वो बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। लेकिन जो विविंग का काम है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो काफी सारी जगहों पे किया जाता है। जैसे विविंग अलग अलग जगहों पे है, सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये अलग अलग वर्क के काम किए जाते हैं कॉटन में ना, तो ये अलग अलग जगहों पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कुछ ही प्लेसेस पर होता है, बट ना अब इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड क्लास है स्पिनिंग के मामले में, लेकिन वीविंग के मामले में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा और, तो जो वीविंग है वो इंडिया में अधिकतर हैंडलूम्स, हाथों से की जाती है, ठीक है, या फिर कुछ एक मिल्स में पावर लूम्स के थ्रू भी किया जाता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया में क्या है, बेसिकली खादी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या है, एक तरीके से बहुत सारे लोगों को क्या है, स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, जिसपे वो क्या करते थे, चरखे से धागा काटते थे, कपड़ा बनाते थे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, काफ़ी सारे लोगों को नौकरियाँ दी हुई थी।
इंडिया की अगर हम बात करें, ये एक्सपोर्ट करता है यार्न, कहाँ पे, जापान में बेसिकली। बट इसके अलावा कॉटन गुड्स, जो कॉटन से बनने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है इंडिया। जैसे यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से ये है वो प्लेसेस जहाँ पर क्या है, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में और कुछ एक चीज़ें देखते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री इतनी ब्रॉड है ना, जिसके बारे में ये समझ लीजिए जितना जानोगे उतना कम है। तो आगे देखते हैं। यस, तो अब हम बात कर रहे थे, आपको पता ही है कि कॉटन के बारे में। तो अगर हम देखें तो जो कॉटन है ना, हमारे इंडिया में जो एक तरीके से कॉटन यार्न प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें अगर हम देखें तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड में टॉप लेवल पे आता है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 1/4, ठीक है, क्या है, कॉटन यार्न सिर्फ इंडिया से प्रोड्यूस किया जाता है, ये हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें, जो स्पिनिंग मिल है ना, वो कॉम्पिटिटिव है। दैट मीन्स कि वो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर सकती हैं, लेकिन क्या नाम है, इंडिया में ही क्या है, उन जो धागों से, जो फाइबर्स है ना, उनका सही तरीके से यूज नहीं हो पाया, जो हो पाता जो यूनिट्स है। इसके पीछे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ऐसा है। जैसे कि इसमें क्या है, एक तरीके से हमारे यहाँ पे जितनी भी जो यूनिट्स है ना, लाइक क्या नाम है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा ना स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड सी है, अलग अलग बिखरी हुई हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मशीनरियां हैं वो बहुत पुरानी हो गई है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से हो, वो बहुत जरूरत है। लो आउटपुट ऑफ लेबर है, कि लेबर्स जो है सही तरीके से उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिलता है, स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। कि आज के टाइम पे क्या है, सिंथेटिक फाइबर इतना ज्यादा मार्केट में आ गया है ना, जिसकी वजह से क्या है, जो कॉटन है उसकी डिमांड क्या है, कम हो गई है, या फिर कह सकते हो कि उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि काफी लंबे टाइम में अगर हम देखें, जो कॉटन है उसके जो एक्सपोर्ट है उस पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जूट इंडस्ट्रीज की। ठीक है, दैट मीन जूट टेक्सटाइल्स की। जूट टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट के मामले में। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करने की बात करें तो एक्सपोर्ट करने में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। एक्सपोर्ट करने में पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश। ओके, और इंडिया में अगर हम बात करें, जो जूट है वो अधिकतर कहाँ उगाया जाता है, वो उगाया जाता है हुगली रिवर के पास, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल है। तो हुगली रिवर के किनारे पर एक तरीके से उसके नियर बाय एरिया में जो जूट है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्यों है वही ऐसा कि वहीं पर उगाते हैं। तो अगर हम देखें, अब आपको पता लगे हुगली रिवर, ठीक है, तो रिवर है पास में तो उससे पानी अच्छे से मिल पाता है। दैट मीन्स के सबसे बड़ा कारण तो यही हो गया कि वो क्या है, एक तरीके से उसके नियर बाय है। दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, कि वहां पर जूट की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है, उसे अच्छे से उगाया जा सकता है। ठीक है ना, वहां पे पानी की कोई कमी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि क्या करती है, रॉ मटेरियल को मिल्स में पहुंचाने में उनको आसानी होती है। अबाउंडेंट वाटर है, बता चुकी हूँ, हुगली रिवर है तो पानी की कमी है ही नहीं। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या है, चीप लेबर की वहां पर बहुत सस्ते में, मतलब कि एक तरीके से कम पैसों में वहां पे लेबर अरेंज हो जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, जो नेबरिंग जो स्टेट्स है ना, वहां से उनको मिल जाते हैं। ठीक है, यूपी से, इन सबसे। इसके अलावा नियर बाय कोलकाता है, जो कि बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है एक तरीके से वेस्ट बंगाल का, जहां से उनको क्या बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोर्ट फैसिलिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, और बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि उनको कोई भी चीज परचेज करना है, कुछ भी लेना है तो उसमें आसानी हो जाती है। और पोर्ट फैसिलिटी है तो चीजें जो बनती है ना इंडिया में, उसको एक्सपोर्ट करने में क्या है, एक तरीके से ड्यू टू पोर्ट काफी हेल्प होती है। ठीक है, बट अगर हम देखें तो जो जूट इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है। वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, तो इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, इसका भी सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है, जो सिंथेटिक आ गया ना, एक सब्स्टिट्यूट, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या एक तरीके से जो सिंथेटिक है उससे इसको बहुत ज्यादा कम्पीट करना पड़ता है। इसके अलावा इंडिया के अलावा भी क्या है, जो कंट्रीज जहां पे जो जूट है उगाया जाता है, वो एक कॉम्पिटिटर है इसके लिए, जैसे बांग्लादेश है, ब्राजील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, ये सब। और नेक्स्ट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो भी पैकेजिंग होगी ना, वो किससे होगी, जूट से होगी। दैट मीन्स कि इंटरनल डिमांड ही उसकी जूट की उस स्टेट में इतनी हो जाती है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैटर रखता है, जिसकी वजह से क्या है, जो जूट है उसका जो एक्सपोर्ट है वो वहां पर कम हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम
हम बात करते हैं कि मेन मार्केट्स कौन सी है जहां जहां पे जो जूट है वो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, ठीक है ना, इंडिया के लिए मेन मार्केट तो यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि इसकी मेन मार्केट्स हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे सब लोग क्या ग्लोबल कंसर्न बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमें ज्यादा प्लास्टिक है, फिर सिंथेटिक चीजों का यूज नहीं करना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। तो इस वजह से अगेन अब क्या है, एक तरीके से इको फ्रेंडली चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, तो जिसमें कि जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम पे जो जूट है उसका जो डिमांड है दोबारा से बढ़ रही है, बहुत सारी चीजों में जूट का यूज आजकल होने लगा है। तो हम ये कह सकते हैं जो जूट इंडस्ट्री है दोबारा से थोड़ी बहुत अब इंप्रूवमेंट इसमें आने लगा है, ठीक है। तो ये 2005 में आई थी वहां की स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो मैंने बताया ना, जिससे कि वहां पर क्या किया गया था, जो जूट है ना उसको और ज्यादा उसका जो प्रोडक्शन है बढ़ाने की बात की गई थी, जिससे कि इसका जो प्रोडक्शन है और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जूट उगाया जा सके। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करें तो इंडिया क्या है, शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में सेकंड प्लेस पे आता है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आता है गुड़ और खांड सरी प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में टॉप पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे उगाया जाता है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा बल्कि भारी होता है एक तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाता है एक तरीके से जो सुक्रोज है उसकी मात्रा जो कंटेंट है वो अपने आप कंटेंट घटता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम होगा। तो जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो अधिकतर आपको कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और भी ऐसे ही कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर आपको क्या है एक तरीके से मध्य प्रदेश वगैरह, जहां पर आपको शुगर इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा पाई जाती है। बट 60% जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ यूपी और बिहार में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो कैसी होती है, सीजनल होती है नेचर में, हर टाइम नहीं काम करती है, सीजनली काम करती है। तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर जो होते हैं, मैंने कहा था ना ऑनरशिप के बेस पे भी हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया था, तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो ज्यादा इस इंडस्ट्रीज को सूट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो मालिक होते हैं वो कौन है, अधिकतर कोऑपरेटिव सेक्टर्स वाले होते हैं। जो मिल्स है वो धीरे धीरे अब क्या है, मैंने बताया यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि अब अधिकतर जो शुगर मिल्स हैं वो क्या है, शिफ्ट होती जा रही है, कहां पर, साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में। कुछ कारण है, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो गन्ना उगाया जाता है उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण कहा जाता है कि उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है। दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है कि वहां का जो कूलर क्लाइमेट है ना वो ज्यादा अच्छा होता है इसके लिए, ठीक है, तो वो एक और कारण है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना या जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उन राज्यों में, क्योंकि वहां की स्टेट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनको काफी ज्यादा सूट करती है, ठीक है। अब जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि ये जो इंडस्ट्री है वो क्या है, सीजनल इंडस्ट्री है। दूसरा, इसमें जो प्रोडक्शन के जो मेथड्स यूज किए जाते हैं ना वो आज भी बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक्स यूज की जाती है। तीसरा, कई बार क्या होता है जो रॉ मटेरियल है ना वो फैक्ट्रीज में पहुंचने में इतना डिले हो जाता है कि उसके अंदर जो शुगर कंटेंट वगैरह ना, सुक्रोज वगैरह, वो क्या है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो डिलेइंग बहुत होती है। इसके अलावा मैक्सिमम यूज ऑफ बैगेज, ठीक है ना, बैगेज होता है एक तरीके से क्या नाम है, एक तरीके से कहते हैं इसको खोई टाइप होता है, ठीक है, तो क्या नाम है उसका बहुत ज्यादा यूज हो पाना। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या है जो शुगर इंडस्ट्री है उसकी भी क्या है एक तरीके से उसको भी काफी ज्यादा कंपटीशन या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो ओवरऑल ये थे आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हमने अपनी इन वीडियो में आज के में आपका जिक्र किया है, ठीक है, इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।